आरटीआई एक्ट में ना एक ऐसी चुनौती है जो अच्छे अच्छे अनुभवी अधिकारियों को भी चक्कर में डाल देती है। सवाल ये है कि अगर कोई किसी और की जानकारी मांग ले तो फिर क्या करें। चलिए आज इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इस उलझन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कानून का सेक्शन 11 इससे निपटने का क्या रास्ता बताता है। इसके बाद कुछ जरूरी बारीकियों और सुनहरे नियमों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे सही तरीके से काम करना ही आपका सबसे बड़ा बचाव बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी उलझन की। आखिर ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन वाली समस्या है क्या? जरा सोचिए, एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास एक आरटीआई एप्लीकेशन आती है, लेकिन ये किसी सरकारी स्कीम की जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि किसी सहकर्मी की पर्सनल फाइल या किसी तीसरे इंसान के रिकॉर्ड्स के लिए है। अब क्या करें? देखिए, यहाँ सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसी एप्लीकेशन को सीधे सीधे रिजेक्ट नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। असल में ये एक सिग्नल है, एक अलार्म है कि अब एक खास कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी जिसे फॉलो करना ही होगा। अच्छा, तो अगर मना नहीं करना है तो फिर करना क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है आरटीआई एक्ट के सेक्शन 11 में, जहां पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस में टाइमलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है और कानून इसको लेकर एकदम सख्त है। जैसे ही एप्लीकेशन मिली, उसके 5 दिन के अंदर तीसरे पक्ष को नोटिस जाना चाहिए, फिर उनके जवाब के लिए 10 दिन का इंतजार और 40 दिन के अंदर अंदर फाइनल फैसला हो जाना चाहिए। ये डेडलाइन मिस नहीं कर सकते। इस पूरे प्रोसेस की सबसे खास बात है इसका कम्युनिकेशन पर जोर देना। मतलब ये कोई एक तरफा फैसला नहीं है, उस तीसरे पक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है। और तो और, कोई भी जानकारी देने से पहले 30 दिन का समय दिया जाता है ताकि वो अपील कर सके। ये बहुत जरूरी स्टेप है। तो ठीक है, प्रोसेस तो समझ आ गया, पर तब क्या होगा जब मांगी गई जानकारी में कुछ हिस्सा पब्लिक हो और कुछ प्राइवेट? और यहीं पर अक्सर एक बहुत बड़ी गलती होती है। कई लोगों को लगता है कि क्योंकि ये जानकारी किसी तीसरे पक्ष की है तो बस यही इसे रिजेक्ट करने का कारण है। लेकिन नहीं, ये कोई छूट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है। जानकारी को मना सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 या 9 के तहत ही किया जा सकता है। और यहीं पर कानून का एक बहुत ही पावरफुल टूल काम आता है, जिसे कहते हैं सेवरेबिलिटी, यानी जानकारी को अलग अलग करना। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट को मना करने के बजाय जो हिस्सा सेंसिटिव है उसे छिपा दो और बाकी की जानकारी दे दो। जैसे एक सर्विस बुक का उदाहरण लेते हैं। अब उसमें कर्मचारी का नाम, उसकी पोस्ट, ये सब तो दिया जा सकता है, लेकिन उसके नॉमिनी की डिटेल्स, परिवार की जानकारी या बायोमेट्रिक्स, ये सब पर्सनल है, तो इन्हें छिपा दिया जाएगा। बस यही है सेवरेबिलिटी का कमाल। तो देखिए, प्रक्रिया तो पता चल गई, लेकिन सिर्फ नियमों को जानना काफी नहीं है। सही फैसला लेने के लिए एक सही सोच, एक सही अप्रोच भी चाहिए। और यहीं पर काम आते हैं कुछ गोल्डन रूल्स। ये 5 सुनहरे नियम सिर्फ कानून की बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक अच्छी वर्किंग स्टाइल की पहचान है। मतलब कानून को पढ़ते रहिए, जानकारी देने के हक में रहिए, काम में फुर्ती दिखाइए और ये जरूर दिखाइए कि आपने जानकारी ढूंढने की पूरी कोशिश की। और इन सब में जो सबसे जरूरी है वो है टाइम पर जवाब देना। कहा जाता है कि समय पर जवाब देना प्राइमस इंटर पेरिस है, मतलब बराबर वालों में पहला। सीधी सी बात है, अगर टाइम पर जवाब नहीं दिया तो पेनल्टी लगने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। इसलिए ये नियम सबसे ऊपर है। और जब कोई अधिकारी इन सारे प्रोसेस और सिद्धांतों को ईमानदारी से निभाता है ना, तो कानून उसे बहुत मजबूत सुरक्षा कवच भी देता है। ये है सेक्शन 21। ये सेक्शन अधिकारियों के लिए एक कानूनी ढाल की तरह है। ये कहता है कि अगर कोई काम गुड फेथ यानी अच्छी नीयत से किया गया है तो उस अधिकारी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अब सवाल है कि ये गुड फेथ या सद्भावना है क्या चीज? इसका सीधा मतलब है ईमानदारी, पूरी सावधानी और कोशिश। ये जानबूझकर की गई देरी या लापरवाही का एकदम उल्टा है। तो कुल मिलाके गुड फेथ को साबित करने के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। एक तो काम में फुर्ती और दूसरा आपकी कोशिश। अगर ये दोनों चीजें दिख रही हैं तो माना जाएगा कि नीयत अच्छी थी। तो बस सारी बात आखिर यहीं जुड़ जाती है। जब आप सही प्रोसेस को सही सिद्धांतों के साथ मिलाते हैं
तो आपको मिलता है कानूनी प्रोटेक्शन। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, जब कोई कानून ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है, तो उसकी असली परीक्षा क्या सिर्फ नियमों में लिखी है, या फिर उन लोगों की नीयत और मेहनत में जो उसे लागू करते हैं?